कि जो हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं ना कि जी बीफ खा लेते हो, तो इस तरह से कोई हमें भी कह सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे, मैं पर्सनली जानती हूँ, वो पोर्क खाते हैं, मगर वो कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता, कहाँ से उनको मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ परमिशन नहीं है, लेकिन हो रहा है सर। तो वो ये चीज जो है ना, वो हम छोटी छोटी चीजों को बढ़ा बढ़ा के, और क्यों कोई और मुस्लिम कंट्री नहीं बोलती, क्यों यूएई, सऊदी अरब, ये सब लोग क्यों नहीं आते, सिर्फ हम ही क्यों जाते हैं इस बात पे लड़ने के लिए। ये चीज भी हमें सोचनी पड़ेगी कि अमन लाना है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। जी आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद आरएसएस, आई एम टेलिंग यू। मेरे को तो सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत, अच्छी बात, बीच में बात करनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने चलते चलते फिर कश्मीर की बात कर दी, और मैं भी ये बता दूं कि अगर हर एक प्रॉब्लम का हल करना है तो आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर इज ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑन 5 अगस्त 2019। आखिर में मैं एक चीज प्लीज, जी सर, सर बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आपकी तरफ आने से पहले, वो ये कि एज अ कॉमन सिटीजन, बिकॉज आई एम अ कॉमन सिटीजन, आई एम अ जर्नलिस्ट, दैट्स इट। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है, उनको एक दूसरे की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नजर आता है, जिसकी वजह से भी सिचुएशन खराब होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में वो कहते हैं जी बीफ खाना मना है, और उसके ऊपर मुस्लिम्स को जो है वो मारा जाता है। उस पर पाकिस्तान बहुत बोलता है, इंडिया को उसका कोई और सोल्यूशन निकालना चाहिए। और पाकिस्तान को उस पर इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि क्योंकि वो एक रिलीजियस उसमें आ जाता है, क्योंकि वो रिलीजियस हिंदुओं में है कि जी वो गाय का गोश्त नहीं खाते, या उसको नहीं इस तरह से ज़िबा किया जाता। तो सेम पाकिस्तान में अगर कोई पोर्क खाना चाहेगा तो क्या हम उसको करने देंगे? कभी भी नहीं करने देंगे, हमारे यहाँ कोई परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिलीजियस उसमें आ जाता है सर। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बीफ इंडिया होता है। that in this case you are right, but still I feel कि जो हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं ना कि जी बीफ खाने दो, तो इस तरह से कोई हमें भी कह सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे, मैं पर्सनली जानती हूँ, वो पोर्क खाते हैं, मगर वो कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता, कहाँ से उनको मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ परमिशन नहीं है, लेकिन हो रहा है सर। तो वो ये चीज जो है ना, वो हम छोटी छोटी चीजों को बढ़ा बढ़ा के, और क्यों कोई और मुस्लिम कंट्री नहीं बोलती, क्यों यूएई, सऊदी अरब, ये सब लोग क्यों नहीं आते, सिर्फ हम ही क्यों जाते हैं इस बात पे लड़ने के लिए। ये चीज भी हमें सोचनी पड़ेगी कि अमन लाना है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। जी जी सिंह साहब। आजू जी, आप पुरानी एंकर हैं, बहुत समझदार हैं, आपकी इज्जत करता हूं। आप एंकर का मतलब होता है कि जब एंकर लगाया जाता है कि जो शिप है, बोट है, वो इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और मेरे को तो मालूम नहीं था कि आप ब्रिगेडियर साहब को भी बुलाया है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब की मैं इज्जत करता हूँ, इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। मैं सदा ही आई विल फील वेरी हैप्पी कि आई एम टॉकिंग टू अनदर इन्फेंट्री ऑफिसर, खुशी होती है मेरे को। लेकिन देखिए, एक बात है, जब बात मूल के ऊपर में होता है, आधार के ऊपर में होता है, सिद्धांत के ऊपर होता है, प्रिंसिपल के ऊपर में होता है, तो उसमें कोई शिफ्ट नहीं है। मैं आपको कुछ एक प्रिंसिपल्स और कुछ एक रेड लाइन बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। ये जो कश्मीर है, इंक्लूडिंग पूर्ण कश्मीर, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, पूरा मिला के ये पूरा भारत का है, इंटरनल मैटर है, इंटरनल इशू है। इसके बारे में सुन लीजिए आप प्लीज, अभी मैंने इंटरफेयर नहीं किया था आपको। एंड ब्रिगेडियर, आई विल रिक्वेस्ट यू, I didn't interfere when you're talking. You're talking across the line. I didn't interfere. So please be courteous enough to listen to me. And when it's a matter of principle, I have never learned to shift away from the principles in my life. And when you cross my red line, I will not allow you to cross the red line. Let this be understood. बड़ी humbly बोल रहा हूं मैं आपको, बड़ी humbly बोल रहा हूं आपको, very respectfully बोल रहा हूं। देखिए, ये जो कश्मीर है, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान है, ये जो अक्साई चीन है, ये हमारी रेड लाइंस हैं। भारत सरकार ने, पूरे भारत राष्ट्र ने एक नक्शा इशू किया है लद्दाख की। क्या है इसके अंदर में? पूर्ण रूप से अक्साई चीन शामिल है। इसके अंदर में
भारत का अफगानिस्तान के साथ में 136 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके मुताबिक पाकिस्तान और चाइना का कोई बॉर्डर नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात, अगर आप वही चाल पे चलते रहेंगे कश्मीर वाली, तो कभी बात नहीं हो सकती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ने तो लेवल ऑफ डिस्कशन ही दूसरे रूप में डालने की कोशिश की, उन्होंने न्यूक्लियर का जिक्र किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो NFU है ना, फुल फॉर्म है नो फर्स्ट यूज, ये कोई बाहर से नहीं बन गया, ये हमारा ही है, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और एक और वर्ड है MR, मैसिव रिटेलिएशन, ये याद रखना चाहिए। नम्रतापूर्ण बोल रहा हूं मैं आपको, जो स्ट्रांग होते हैं वो नम्रतापूर्ण ही बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि झूठ, प्रोपेगेंडा, प्रॉक्सी, टेरर, इन सब का पुलंदा छोड़ दीजिए। देखिए, ये जो रोग एलिमेंट है ना पाकिस्तान आर्मी के अंदर में, ये रोग एलिमेंट है ना ISI में और टेररिस्ट ग्रुप में, उसका खेल खत्म हो गया है यार। अभी अर्जुन जी, बहुत नम्रतापूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो नो टेरर, नो टॉक, नो डायलॉग, उसमें कोई शक की बात नहीं। अभी जो भारत का रुख है ना, आपने बीच में बोला, मोदी जी के बारे में कहा, आपने अमित जी के बारे में कहा, आपने राजनाथ जी के बारे में कहा, और आपने अखंड भारत के बारे में भी कहा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी भारत का रुख क्या है, सोच क्या है। देखिए, अभी भारत हार्ड डिसीजन लेता है, स्टेटस को और रिएक्टिव नहीं है। हम लोग प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव में बिलीव करते हैं। अभी रेजोल्यूटनेस और रिजॉल्व, अभी नेशनल विल को इंप्लीमेंट करने का समय है और रुख है। और मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो भारतीय सेना है, ब्रिगेडियर साहब ने तो सामने में बैठकर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को बोल रहे हैं कि आपकी आर्मी ऐसी है। मैं जानता हूं भारतीय आर्मी के बारे में, जहां पाकिस्तान का ब्रिगेडियर जानता है। आप क्या जानते हैं मेरी आर्मी के बारे में? आपको क्या पता लगेगा इंडियन आर्मी क्या है? आपके तो 1971 में बता दिया इंडियन आर्मी क्या है, आपको तो कारगिल में बता दिया है कि इंडियन आर्मी क्या है, आपको तो बता दिया है कारगिल के टाइम में कि हमारे असूल क्या होते हैं। आपके 523 सोल्जर्स का पार्थिव शरीर हमारी तरफ में था, तो हमने बोला कि आप इसको ले लीजिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए। पार्थिव शरीर वीर गति का तो अंतिम समान होना चाहिए, आपने तो वो भी नहीं लिया। हमने, हमारी आस्था ने, हमारे प्रिंसिपल से हमने किया। देखिए, ये आस्था का, ये ऊंची ऊंची बात हमको मत सिखाइए। मैं आखिर में फिर कोशिश करता हूं कि अगर फ्यूचर की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप नोट कर लीजिए आरजू जी, आप एंकर हैं, बीच में खड़ी हैं, तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। भूलना नहीं चाहिए आपको कि पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप को स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ टेरर, प्रॉक्सी, लाई, प्रोपेगेंडा। उनको एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म का स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा। दूसरी बात, हेट इंडिया, एंटी इंडिया को बी जेन्युइन विद इंडिया चेंज करना पड़ेगा। आपको कश्मीर का राग बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली 5 अगस्त को कर देना चाहिए था, न जाने क्यों वहां पर आपने अभी भी चलाया हुआ है रिकॉर्ड पुराना वाला। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको अभी मैंने ऊंचा ऊंचा बात करनी है, तो एक छोटी बात बता देता हूं। देखिए, मैं वॉशिंगटन में था, तो हमारा जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा था उस कोर्स का, जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, तो एक अच्छी जगह में कर रहे थे। तो मैं अपने एम्बेसडर साहब का वेट कर रहा था, तभी मैंने देखा लिफ्ट खुली और एक मोहतरमा आई, उन्होंने पंजाबी सूट डाला हुआ था, बड़ी स्मार्ट, हाइट ज्यादा नहीं थी, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी। तो जैसे मैंने उनको देखा कि लिफ्ट से बाहर निकली हैं, मेरे को ऐसा लगा शायद भाई मेरी फैमिली की हैं, तो मैंने उनके पास में गया। आई सेड, गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू द कॉन्वोकेशन। एंड शी वाज मलिहा लोधी, आपकी जो वहां एम्बेसडर थी। तो मैंने उनको बोला वेलकम फॉर द प्रोग्राम। तो आपके 2 पाकिस्तानी ऑफिसर जो मेरे साथ थे, वो भागे भागे पीछे आए। कर्नल साहब बोलते हैं, सर साडी नौकरी खराब कराओगे, सर तुझे साइड तो हो जाओ। दूसरी बात, मैं शंघाई में गया, तो एक शॉपिंग मॉल में मैं वहां पे गया, तो एक सलवार कमीज में एक लेडी थी, मोहतरमा,
वो मेरी तरफ देखती जा रही थी, उसके साथ में एक छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, तो मेरे को बहुत श्रद्धापूर्ण तरीके से देख रही थी और बच्ची थोड़ी डरी डरी सी थी। तो मैंने देखा कि दोनों बेटुक मेरे को देखते जा रहे हैं, तो मैं उनके पास गया। पंजाबी सलवार कमीज डाली हुई थी, तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला हेलो जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो बच्ची के सिर के ऊपर मैंने हाथ रखा, ये तो हमारा प्रिंसिपल रहा है। तो उसकी, वो जो बच्ची थी उसकी मदर क्या बोलती है, मैंने बोला आप कहाँ से हैं, बोलती मैं हम पाकिस्तान से हैं, इधर में मेरे शौहर काम करते हैं। तो कहती है कि मेरी बच्ची के स्कूल में सिखाते हैं कि ये जो सरदार होते हैं ना, ये डाकू होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, मतलब इनसे डरना चाहिए। और ये आपको देख के डर गई थी। तो मैंने बच्ची को प्यार किया, उसके सिर के ऊपर में हाथ रखा, तो वो बोलती सर तुसी तो बड़े चंगे हैगे हो, ये तो साडे इत्थे झूठ ही बोलते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये जो झूठ का पुलंदा है ना, ये प्लीज बंद कीजिए यार, ये ठीक नहीं है। आरजू जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मेरे कुछ एंगेजमेंट्स हैं और आई थिंक इसको अगर समाप्ति की तरफ ले जाए सर तो बहुत क्लोजिंग की तरफ ही जा रहा है। और सर बात बस में क्लियर करो, इस तरह का कुछ कोई नहीं सिखा रहा होता जो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इत्तेफाक होगा कि उन साहिबा ने आपसे ये कहा। 1 मिनट आपके लिए ब्रिगेडियर साहब, फिर हम क्लोजिंग हो जाते हैं। अर्जुन सिर्फ मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, देखें अगर ऐसी बात होती तो हमने करतारपुर अदारी अपने सिख कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी एफर्ट करके डिस्पाइट इंडिया की मुखालफत के हमने उसको यहाँ पे चलाया है। और उतनी हम रिस्पेक्ट इतनी गुरु बाबा नानक की करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो ये तो ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। सेकंड देखें, जो स्ट्रेटेजिक रिवर्सल की बात की जाती है, ये इंडिया का जो ये 4 का ग्रुप है जो आरआरएस विंग को कमांड करते हैं और उनकी सोच पे चलते हैं, वहाँ रिवर्सल चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिवर्सल चाहिए कश्मीर की सोच के ऊपर। कश्मीर हैज़ टू बी रिजॉल्व। जो स्टेट टेररिज्म रॉ और इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में कर रही है, उसके स्ट्रेटेजिक रिवर्सल की ज़रूरत है। उसके बाद पाकिस्तान को रिकग्नाइज करें, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को आप रिकग्नाइज करें, इसकी ज़रूरत है। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसाइल हल हो जाएंगे। एक्सेप्ट पाकिस्तान की रियलिटी को कि वी बोथ आर सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट्स and we cannot change our boundaries, we have to live together. So that strategic रिवर्सल ये चेंज करें कि आप ये रियलिटीज को करें। I think then we will be able to resolve all this. बिल्कुल। और सर 40 जी हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने कुछ एक ऐसे पॉइंट इशू किए हैं जिसके बारे में जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए, जो करतारपुर साहब है, पहले हम तो साहब बोलना चाहिए उसको, हम भी करतारपुर साहब बहुत रिस्पेक्टफुल, देयर इज नो डाउट। हाँ, मेरे गुरुजी ने तो वहां पर जीवन का बहुत साल बिताए थे और ये जो एक कर्म होते हैं, कर होते हैं, उसी से ये शब्द बनता है करतारपुर। कर्म करो, उससे होता है ये शब्द। देखिए, करतारपुर मेरे लिए एक बहुत ही गहरी आस्था का विषय है, मेरे लिए एक धर्म का विषय है, मेरे लिए एक आत्मा का विषय है। मैं इसके ऊपर में बात नहीं करूंगा इस डिस्कशन में, मेरी रिक्वेस्ट है। सेकेंडली, ब्रिगेडियर साहब ने पहले तो हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया और अभी चलते चलते आरएसएस का भी बात किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज कि देखिए, जब मैं फौज में था तो हम तो अपॉलिटिकल हैं, हम तो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, ना ही मजा आता है, बिल्कुल भी सच बता रहा हूं आपको मैं, जिंदगी की बात, अपने प्रोफेशन में ही मजा आता है। तो मैंने कभी भी आरएसएस का एक भी बंदे को मिला नहीं था। रिटायरमेंट के बाद में मेरे को बहुत अच्छा एक मौका मिला। 2018 की बात है, हमारे एक विज्ञान भवन है दिल्ली में, वहां पर जो हमारे सरसंघ चालक जी है श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने 2 दिन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो मेरे को भी इनवाइट आया, तो मैं वहां पर गया और मेरे को उनको सुनकर इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकता हूं। मेरे को ऐसा लगा कि ये इंसान 100% राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। मैं तो उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ हूं, और उनका जो आरएसएस है ना, उनका डिसिप्लिन इतना तगड़ा है, वो तो फौज की तरह अपना हर एक डिसिप्लिन से काम करते हैं। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद आरएसएस, आई एम टेलिंग यू।
मेरे को तो सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत, अच्छी बात, बीच में बात करनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने चलते चलते फिर कश्मीर की बात कर दी, और मैं भी ये बता दूं कि अगर हर एक प्रॉब्लम का हल करना है तो आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर इज ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑन 5 अगस्त 2019। आखिर में मैं आपको एक लाइट सी बात बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि जब मैं लाहौर गया तो वहां पर टूरिज्म वालों ने ऑर्गेनाइज किया था हमारे को जगह ले जाने के लिए। तो जो लेजन ऑफिसर थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के, वो हमको लेके गए, बहुत अच्छा से उन्होंने लाहौर का दर्शन करवाए। तो जब खत्म हो गया तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, मैंने उनको शुक्रिया किया था, लेकिन फिर मैं गाड़ी से निकला, मैंने उनको बोला कि जनाब, तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करता हूं, आपने बहुत डिटेल से हर एक चीज बताई है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। तो उसने बोला, साहब तुसी मैनू देखा हैगा? मैं, हाँ मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो बोलता, आपको क्यों लग रहा है कि आपने मेरे को पहले कहीं देखा है? मैंने बोला कि आपकी जो नाक है ना, नोज, ऐसे लग रहा है कि मैंने आपको देखा है, मेरे को कुछ याद आ रहा है आपको देखा है। तो वो बोलता है, क्या बोलता है? वो कहता है कि साहब आपने पहचान लिया, मैं बांदीपुरा का हूं, कश्मीर का हूं, जो मतलब जो टेररिज्म के साथ में इन्वॉल्व है, ऐसे बंदे को आप लेजन ऑफिसर बना रहे हैं एक जनरल साहब के साथ में, तो फिर नीयत के ऊपर में थोड़ा शक तो हो जाता है ना। आजू जी, आप तो सहमत होंगी। एक लास्ट जाते जाते एक और लाइट सा बात बता देता हूं। जो ड्राइवर था मेरा टूर के बीच में, तो मैंने उनको बोला, जनाब आप कहाँ के रहने वाले, आपका घर कहाँ है, ताड़ा पिंड किथे है? तो क्या बोलता है वो? कहता है, साहब तानू पता है। तो अगेन मैंने सोचा यार मेरे को क्या मालूम ये कहाँ का रहने वाला है। कहता कि साहब ताड़ी नजर तो हर वक्त उत्थे रहंदी हैगी है। आई वाज सरप्राइज, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? तो मैंने बोला, यार ऐ पहेलियां ना कर, दस दे किथे दा हैगा तू, किथे तेरा पिंड हैगा? क्या कहता है वो? कहता है कि मैं कहूता का रहने वाला